हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस पेपर वाली जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें हम लास्ट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें 8वें प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। 8वें प्रश्न में आपको टोटल 2 प्रश्न होते हैं, मतलब 2 ही करने होते हैं, 4 तो टोटल दिखाई दे रहे होते हैं। और मैं हर बार इसका कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ भैया जी, क्योंकि कन्फ्यूज़न में रहते हैं कभी कभी आप लोग। तो का वाले में इन दोनों में से कोई एक करना है, खा वाले में इन दोनों में से कोई एक करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को कर दो और आपको 12 नंबर मिल जाए, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, वो समझदार होते हैं, देख लेते हैं कि भैया तुमने यही दोनों निपटाया, इन दोनों में से एक को नहीं किया, तो 6 ही नंबर मिलेंगे। और आपकी मर्ज़ी है तो सभी क्वेश्चन कर दो यार, उसमें तो हो सकता है प्यार से आपको दे दे कहीं 11 नंबर कम हो रहा हो तो, पर उतना समय नहीं रहता है आपके पास, तो कर सकते हो ऐसा जो कर सको। मतलब ठीक है, कुछ गाना नहीं बनाते हैं। और सीधे सवाल पे आते हैं, कैसे करना है इसको। आइए देखें क्या है इस प्रश्न में, थोड़ा सा समझाएं। देखें 8वें के का वाला प्रश्न करना है, क्या है इसमें थोड़ा घुस के देखें। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 का कोण बनाता है। बहुत अच्छी बात है। वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ पे वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। और वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है भाई, चलिए ज्ञात कीजिए। तो एक पेड़ है कुछ ऐसा जो इतना लंबा था, पेड़ टूट गया वो यहाँ से और गिर गया यहाँ पे और बनाने लगा कोण 45। गुड, 45 और 6 मीटर। उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, उस बिंदु की दूरी जहाँ पे वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है पेड़ से, वृक्ष के जड़ से 6 मीटर। ओके, तो ए बी सी एंड डी व्हाट टू, मतलब यही करो। अब क्या करना है इसमें, करना ये है कि इसमें कुछ लिखना है हमें। सबसे पहले तो हमें पेड़ की ऊंचाई लिखनी है। पेड़ की ऊंचाई वो क्या है, डी बी डी है, वो बी डी है, बी डी, ठीक है, बी डी है। और पेड़ का शिखर, पेड़ के शिखर से जड़ की दूरी नहीं, ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। और इस लंबे चीज़ को भी लिखना तो ठीक ही नहीं रहेगा यार, क्या लिखे, मुझे तो यही तकलीफ़ होती है। ए पी बराबर 6 मीटर, यही लिख करके काम चला लेते हैं। कोण ए बराबर 45 अंश, ये भी लिख करके काम चला लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, जब आता नहीं तो। खैर, बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ काम यहाँ पे समझाएंगे कि अपना जो हिस्सा है वो सी डी ए बी ए सी के बराबर है। तो सी डी जो अपना हिस्सा है वो ए डी के बराबर है, ए सी के बराबर। मैं ए डी क्यों लिख रहा हूँ, ए सी के बराबर है। और इस त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस लंब को और इस कर्ण को, क्योंकि इन्हीं दोनों का योगफल ये वाला हिस्सा जो है वो कभी ऐसा था। तो हमको ये पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो ये निकालना है और ये निकालना है, निकालने के बाद जोड़ देना है, पेड़ की ऊंचाई आ जानी है। पर डिटेल तो लिखनी ही पड़ती है। खैर, नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग बस इतना करना कि क्वेश्चन ही उतार देना, ज़्यादा डिटेल लिखना समझ में ना आए मेरी तरह तो क्वेश्चन ही उतार देना, और उसके बाद ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर के छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अपने पास 45 है, tan 45 लगाते हैं, लंब आधार करते हैं, tan 45 डिग्री, लंब है बी सी और आधार है ए बी। tan 45 का मान 1, बी सी का मान हमको नहीं पता, ए बी का मान 6, 6 घन 6 और बी सी बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 6 मीटर। ओके, हो गया ये। नीचे आएंगे और अब की बार साइन लगाएंगे, लंब बटे कर्ण लगाएं, क्या आधार बटे कर्ण लगाएं, लंब आधार, कॉस लगा लेते हैं, कॉस 45 अंश, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, ए बी बटे ए सी। ओके,
cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ए बी का मान हमको 6 दिखाई दे रहा है और ए सी का मान हमको नहीं पता है। इसको इधर पहुंचा देते हैं, इसको उधर पहुंचा देते हैं। ए सी बराबर मिल जाएगा 6/√2 मीटर। ओके, ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि ए सी बराबर है सी डी के, इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 6/√2 मीटर हो जाएगा। तब पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, वो बी डी थी और बी डी बराबर हो जाएगा अपना बी सी प्लस सी डी, और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे। बी सी अपना तो मिल गया था, वो 6 मीटर ही मिला था। ये वाला भी 6/√2 मीटर मिल गया था। दोनों को 6 कॉमन ले लेंगे तो हम 1 + √2 मीटर है ऐसा कह सकेंगे पेड़ की ऊंचाई। मतलब इतना ही कह देना काफ़ी होगा। यहाँ पे √2 का मान रखना मुझे तो नहीं लगता उतना अच्छा रहेगा, पर इतना कह दोगे काफ़ी हो जाएगा इस पर। तो आइए चलिए देखते हैं 8वें का अथवा वाला हिस्सा। ठीक है, ओके, लेट्स एडजस्ट। 8वें का वाले प्रश्न को ही करना है। अथवा हम डाल रहे हैं, लेकिन आपको अथवा नहीं डालना होता है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डाल देना है, इतना पर्याप्त है। फिर इन दोनों में कोई भी प्रश्न कर दें, कोई समस्या नहीं है। ना अथवा लिखना है या कुछ ऐसा कुछ लिखना ही नहीं है। 36 तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, देखो भैया, ये मीनार है और इसकी जो परछाई की लंबाई है, एक स्थिति तो ये थी जब 60 अंश का कोण बन रहा था, फिर ये बढ़ गई जब 30 अंश का कोण बनने लगा। 30 अंश का कोण भाई पीछे ही बनेगा, आगे नहीं बनेगा। यहाँ पे 60 अंश बना है, बड़ा है, यहाँ पे 30 अंश बना है, छोटा है। 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी बढ़ी हुई जो लंबाई है यहाँ पे 40 मीटर है। यहाँ पे x मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, इसको कह देते हैं ए बी, यहाँ पे c, यहाँ पे d है। अब डिटेल्स को यहाँ पे भरना शुरू करते हैं। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, इसको नीले से ही भरते हैं। मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ये है ए बी बराबर h मीटर, और मीनार की प्रारंभिक परछाई, मीनार की प्रारंभिक परछाई, ठीक है, वो BC है और वो x मीटर है। ठीक है, मीनार परछाई में वृद्धि, परछाई की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई थी, ये CD बराबर 40 मीटर है। इसको नीचे लिखना चाहिए था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, जगह कम बचाई। मतलब नई परछाई तो अपनी ये BD ही हो जाएगी। यहाँ पे कोण ACB बराबर 60 अंश है, कोण ADB बराबर आपका 30 अंश है। ये डिटेल्स है जो हमने भर दी। मतलब प्रश्न को देखते हुए प्रश्न में क्या चीज़ें हमको दी गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसे बारी बारी से लिख दी हैं। अब त्रिभुज ABC में आ जाते हैं। त्रिभुज ABC में हमको दिखाई दे रहा है tan 60 अंश, tan 60 ही लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार के बीच में संबंध करना है। लंब है AB, आधार है BC। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान h है और BC का मान क्या है, x है। x को ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो x/√3 या फिर √3 x बराबर h हो रहा है, तो हम यहाँ से x बराबर कर देंगे h/√3। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा जो कि हमको आगे प्रयोग होने वाला है। और हमने यहाँ पे x की वैल्यू ही क्यों निकाली, क्योंकि हमको
मीनार की ऊंचाई ही पूछ रहा होगा, मीनार की ऊंचाई ही पूछ रहा है, हमको मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। अब आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी में, और यहाँ पे tan 30 लगाएंगे। tan 30 बराबर लंब आपका ए बी हो जाएगा और आधार पूरा लिया जाएगा। कई बार आप गलती से इतना या इतना ले सकते हो, पर आपको पूरा लेना होगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो हम यहाँ पे tan 30 लिखने वाले हैं। फिलहाल तो हम लिखने वाले त्रिभुज ए बी डी में, और लिखने वाले हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब इसका है ए बी, आधार है बी डी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी, आधार है बी डी, लिख लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है, रख लिया। ए बी का मान तो अपना h पहले से था, तो उसमें देखने की क्या आवश्यकता है, पर देख लेते हैं। ए बी का मान h है और इसका मान 40+x है, पूरा रखना होगा 40+x। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं होगा, कुछ कमी नहीं करनी होगी। तो आपको 40+x रखना होगा। तिरछा गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 40+x हो जाएगा, इसका इधर गुणा करने पर √3h हो जाएगा, और x का मान अपने रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान रखने पर, जो कि आपको समीकरण नंबर 1 में मिल गया था, तो यहाँ पे 40 हो गया, प्लस x का मान हम h/(3) लिखना था, सॉरी गलती हो गई, √3 हमने थोड़ा सा ऊपर देख लिया, और यहाँ पे है √3h पहले से। तो अब हमको यहाँ पे घटाना करना होगा, इसको इधर भेज देंगे, घट जाएगा। तो 40 बराबर √3h - h/√3 ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे करना ये है कि हमें यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगली लाइन में किया जाए, और फिलहाल यहाँ से h कॉमन ले लिया जाए। h कॉमन लेने के बाद ये √3 - 1/√3 दिखाई देगा, बराबर 40 तो है ही। और ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे √3 करना √3h, √3 का 1 से गुणा, यहाँ पे √3 रहेगा, इसका इधर गुणा करेंगे 3, और इसके बटे में 1 जो था इसका गुणा करेंगे तो -1 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 40 है। ओके, तो अब ये पहले घटा लेते हैं इधर की ओर, अपने पास जगह है। इधर 40 है, बराबर h है, 3 - 1 था बटे √3 था, जो कि हमने एलसीएम से किया था। 3 में से 1 गया, अपने पास 2 मिल गया, तो हम 2h बटे √3 कह सकते हैं, बराबर 40 कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि √3 ऊपर चला जाए, 2 नीचे चला जाए, तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 बटा 2 हो जाएगा। 2 से काट दोगे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो h बराबर क्या कहोगे कि 20 √3 मीटर आया है। ओके, इतना कहोगे कि 20 √3 मीटर आया है। तो इस प्रकार से प्रश्न को लिख देना। और हाँ, थोड़ा ध्यान देना कि ये जो हिस्सा हमने इधर लिख दिया है, ये नेक्स्ट पेज में चला जाए तो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा आसान रहेगा कि आमने सामने दोनों पेज रहें। अगले वाले पेज में पेज भी नहीं तो ऐसा लिखना कि आ जाए। वैसे आमतौर पे आ जाता है क्वेश्चन पूरा, लेकिन फिर भी नहीं आया तो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से लिखना, ताकि अगले पेज में अच्छे से जा सकूँ। ओके, तो चलो यार, मेरा एडजस्ट हो जाए अच्छे से तो अच्छी बात है। 8वें का खा वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि मोहन धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, 6 नंबर का तो ये आता ही है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हमको बनाना होगा, और हम ये ज़बरदस्ती करने वाले ही हैं, नहीं कहेगा तब पर भी करेंगे ही। तो 8 का खा है ये। ओके, तो यहाँ पे पहले तो मान लो कि माना स्थिर जल में मोहन की चाल, माना कि मुश्किल बड़ी है, माना मोहन की स्थिर जल में चाल, जो कि x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान ली है, तथा धारा की चाल, जो कि हमने मान ली अपने वही प्यारे y किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, अब आगे बात को बढ़ाएंगे और अनुकूल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे। अनुकूल चाल जो कि होगा x + y
किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर होगा प्रतिकूल चाल जो कि होगा नाव। देखिए जो मोहन की चाल है उसमें से धारा की चाल कम होगी, यानी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ये अनुकूल और प्रतिकूल चाल मिल गई। अब अनुकूल और प्रतिकूल चाल हो जाने के बाद यहाँ पे प्रश्नानुसार आना होता है, प्रश्नानुसार लिखना होता है। प्रश्नानुसार में तो सब काली में ही गोच गया, थोड़ा सा नीली का भी प्रयोग कर लेते हैं। और प्रश्नानुसार मोहन 2 घंटे में क्या है, धारा के अनुकूल है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकता है। धारा के अनुकूल चाल आपको पता है, और हमको यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, 2 घंटे में, प्रश्नानुसार 2 घंटे में धारा के अनुकूल, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल तो हो गई x प्लस वाई और दूरी हो गई 20 किलोमीटर की। ये कुछ ज़्यादा आसान है, 2 घंटे, 2 से काट देंगे 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10 दे रहे हैं, और ये समीकरण 1 बनाने कह रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ओके, और धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर का ऐसा होता है। तो यहाँ पे अनुकूल चाल पर यहाँ पे आ जाते हैं प्रतिकूल चाल या फिर प्रतिकूल दिशा में हो गया, ठीक है। तो x माइनस वाई, ठीक है, प्रतिकूल चाल बराबर x माइनस वाई होता है। चाल बराबर वही दूरी बटे समय, दूरी अपने इसमें कहा गया था 4 और बटे समय 2 घंटे। तो यहाँ पे 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकता है प्रतिकूल में, तो इस वजह से प्रतिकूल वाले में ये हिस्सा आ गया है। 2 से काट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो, 2। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 कह देंगे, और इन दोनों समीकरणों से हमको x और y का मान निकालना है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समझ में आई बात, जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 10 दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई बराबर 2 दिखाई दे रहा है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और 2x बराबर मिल जाएगा 10 2 12, 2 से काट देंगे 12 को 6 मिल जाएगा, यानी x का मान हमको 6 मिल गया है। x का मान 6 मिलने के बाद y का मान निकालते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो x के जगह पर रखना है, समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इसमें x की जगह पे 6 रख देना, प्लस y बराबर 10 है, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे x और y का मान जो निकालना था ये तो बड़ी आसानी से मिल गया, कुछ भी बड़ा विशेष चीज़ें नहीं इसमें आजमानी पड़ी। मुझे लग रहा था कि आएगा लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है वो अब देखेंगे भाई, 8वें का खा वाला ही कहेंगे हम। 8वें का खा वाला एक अथवाला हिस्सा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल इतना है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, देखो लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज़्यादा है तो पहले चौड़ाई मानेंगे। माना पार्क पूरक जाती हो, सैलड शोल्डर खाते कहा होगा हमें पार्क की चौड़ाई। तो ये ऐसे गाने जो हैं मैं बहुत गाया करता था पहले, मैं नहीं गाया करता था, मेरे मित्र गाया करता था कुछ ज़्यादा ही। मैं 8 मीटर क्यों मान रहा हूँ, x मीटर मुझे मानना था और हमको लंबाई उससे थोड़े से बढ़ानी थी, लंबाई को x प्लस 8 मीटर मानना था। मैं इतनी देर से यही मान नहीं पा रहा हूँ, अब मान लिया। क्षेत्रफल दिया है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल इसके बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं।
लंबाई की जगह पे, क्षेत्रफल की जगह पे 240 जो दिखाई दे रहा है वो रख देंगे। लंबाई की जगह पे x, चौड़ाई की जगह पे x रखना था, चलो कहीं पे भी रख दिया, x+8 रख तो लो, बस रखने की ज़रूरत है, रख दिया। पार्क की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात हो पाएगा जब हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो ये cx से अंदर गुणा होगा तो x² प्लस 8x हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा। 240 को इधर भेज देंगे तो x² प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0 हो जाएगा। बराबर को 0 इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, किधर भी लगा सकते हो, बस लगा ही सकते हो, लगाना ज़रूरी है। गुणा करने पर 240 मिल जाएगा, जोड़ने या घटाने पर 8 मिल जाए तो ये होता है कितना, 24, 8 त्रिक 24 नहीं, 12 दूनी 24 और कुछ। तो इसके जो भी गुणनखंड वाला जो मटेरियल है वो यहाँ से देखो, ये 224 का अपन गुणनखंड, 240 जो है उसका गुणनखंड कर लेंगे, वहाँ से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। 2 से काटोगे 2, 12 दूनी 24 होता है, यानी 120 मिल जाएगा। 2 से काटोगे 60 मिल जाएगा। 2 से काटोगे 30 मिल जाएगा। 2 से काटोगे तो 15 मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो गुणनखंड करने पे हमको प्राप्त होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 हो गया। इन दोनों का अंतर तो 8 नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ और वैरायटी करेंगे। 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। अभी क्या है, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया है, और 5 यहाँ पे 5 बचा है, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया है। तो 20 और 12 का अंतर जो होता है 8 होता है, और 20 और 12 का गुणा भी 240 होता है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसे विचार कर, सोच विचार करके ये निकालते हैं। हालांकि आप भी निकाल सकते हैं, पर आपको सीखना होगा थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हमारे पास 20 और 12 आ चुका है, मैंने यहाँ पे क्यों गोच दिया, बस मैं हर बार यही सोचता हूँ। प्लस यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 20 x पहले लिखेंगे, फिर -12 x पे आएंगे, और -240 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x+20 हो जाएगा। यहाँ से -12 कॉमन हो जाएगा, x+20 हो जाएगा, बराबर 0 है। तो यहाँ पे x+20 और x -12 बराबर 0 दिखाई देगा। थोड़ा सा गंदा हो गया, पर मानेंगे ठीक ठाक चल जाएगा। मुझे थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था, यदि ये वाला x -20 बराबर या +20 बराबर 0 होगा तो x बराबर हमको यहाँ पे -20 मिल जाएगा, जो कि अमान्य होगा। अमान्य इसलिए होगा क्योंकि कोई भी जो लंबाई होती है, जो कि हमने x मानी है यहाँ पे, वो लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये अमान्य है। और यदि x -12 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा +12, और ये मान्य होगी क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है। तो पार की जो चौड़ाई है x है, वो चौड़ाई x हो जाएगी, जो लंबाई है उसका उसमें 8 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी चौड़ाई थी, पहले तो वो देख लेते हैं, वो x मीटर थी, ठीक है। तो x मीटर ही रहेगी, यहाँ पे 12 मीटर हो जाएगी क्योंकि वो मान्य है। और जो लंबाई है वो कितनी थी, x+8 थी, उसमें अपना ये 12 जुड़ जाएगा, मतलब 12 तो हो जाएगा x की जगह पे, उसमें 8 जुड़ जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। और हमसे ये क्षेत्रफल पूछ रहे होंगे, क्षेत्रफल ही पूछ रहे होंगे, जिसमें लंबाई गुणते चौड़ाई यानी 12 गुणते 20 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल तो पहले से दिया था, पूछ क्या रहा था, भुजाएं लंबाई और चौड़ाई, पार की लंबाई और चौड़ाई वो तो ज्ञात ही कर चुके हैं, अब इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी मैंने फैलाई है, पर ठीक है, ऐसे ही लगेगा, कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न को अपने हल कर लिया है। ये द्विघात समीकरण वाला भी प्रश्न हो चुका है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय।